गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी काफी अच्छी चल रही होंगी। लर्न साइंस आप लोग की आपकी स्टडीज में हेल्प कर रहा होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी का पार्ट सेकेंड। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। नहीं देखा जिन लोगों ने, तो उन लोगों के लिए आई बटन पर लिंक डाल दी जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए, जिन लोगों ने पढ़ लिया उनके लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि ये पूरा चैप्टर जो है वो टू क्वेश्चंस पर बेस्ड है। पूरा चैप्टर 2 क्वेश्चंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था? व्हाट इज डेमोक्रेसी, जिसको हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज के पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही क्यों? तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डेमोक्रेसी को समझा था कि क्या उसकी डेफिनेशन है, एक एक डेफिनेशन को, उसके फीचर्स को समझा था अलग अलग करके, मतलब डेफिनेशन का ऑपरेशन किया था हम लोगों ने। डेफिनेशन में जो एक एक वर्ड है ना, कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द रूलर्स, तो हम लोगों ने पूरी मतलब जो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन है, एक एक इलेक्टेड, रूलर्स, जो पीपल्स, एक एक चीज को अलग अलग समझा था। फिर उसके फीचर्स को समझा था। फिर हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज के एग्जांपल्स लेके उन फीचर्स को अप्लाई करके हम लोगों ने क्या निकाला था, उसके हम लोगों ने खुलासा या समरी जिसको कहते हैं वो हम लोगों ने निकाला था। और फिर समझा था कि डेमोक्रेसी असल में है क्या। कई सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेसी होने का प्रिटेंड करती हैं, कि वो प्रिटेंड करती है कि वो भी डेमोक्रेसी, जिस तक चाइना इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट है, एंड ये सारी चीजें वो प्रिटेंड करते हैं, लेकिन क्या है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। ये सारी चीजें हम लोगों ने किस में पढ़ी थी? पार्ट फर्स्ट में समझी थी। जिनको समझना होगा वो लोग वहां से समझ लीजिएगा, और पहले उसको समझना भी जरूरी है, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। तो चलिए, वाई डेमोक्रेसी को स्टार्ट करते हैं। तो वाई डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी क्यों? कोई दूसरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं? डिक्टेटरशिप, मोनार्की क्यों नहीं? पूरी दुनिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्यों कर रही है? तो इस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। देखिए, हर चीज के दो हिस्से होते हैं, उसके दो चेहरे होते हैं, एक अच्छी एक बुरा, एक अच्छा और एक बुरा। तो हम लोग दोनों चीजों को समझेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा लगता है बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पे कि बहुत सारी गलतियां भी हैं। तो उन सारी अगेंस्ट जो जितने पॉइंट्स हैं हम लोग उनको पढ़ेंगे। फिर उनके आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में उनका एक एक का तोड़ मौजूद है, एक एक का जवाब देंगे हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी को। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर में जरूर बनता है, ये कि राइट द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर राइट द डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपसे मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लिखना यही आंसर है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट जो आर्गुमेंट दिया जाता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, वो है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी हमेशा जो है परमानेंट विनर नहीं रहता और ना ही कोई परमानेंट लूजर रहता। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स 5-5 साल की गवर्नमेंट होती है, चेंज होते रहते हैं। तो जो लोग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, जो लोग अगेंस्ट डेमोक्रेसी के, वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है। देखिए, इंस्टेबिलिटी होती है, इस बात से हम भी एग्री करते हैं कि मान लीजिए किसी कोई गवर्नमेंट आई 5 साल की, उसने कोई स्कीम वगैरह कुछ प्लान या कुछ स्टार्ट किया उसने, तो वो 5 साल के बाद उसकी सरकार नहीं आई, कोई और गवर्नमेंट आ गई, तो उसकी पूरी 5 साल की जो मेहनत है, जो स्कीम है, वो वैसे ही अधूरा का अधूरा रह जाएगा। फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो अपने तरीके से शुरू करेगी। तो ये नंबर फर्स्ट आर्गुमेंट था, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, नंबर सेकंड, इसका तोड़ पढ़ेंगे बेसिकली। नंबर सेकंड आर्गुमेंट दिया जाता है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। तो जो लोग अगेंस्ट में है वो ये आर्गुमेंट कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है पूरी क्या होती है, उसमें पूरा जो है पॉलिटिकल कंपटीशन का खेल होता है, पूरा पावर प्ले होता है। देखिए बच्चों, होता तो है, ऐसा होता तो है, राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से जीतने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, और कई बात तो जैसे हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट देश में, जिम्बाब्वे में, इन सब में देखा कि हम लोग कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डर्टी ट्रिक्स यूज करती हैं जीतने के लिए।
तो देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, तो ऐसे में मॉरलिटी के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचता। नंबर थर्ड आर्गुमेंट देते हैं, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट्स लीड टू डिलेज। तो हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला डिक्टेटरशिप की तरह मतलब एकदम एक आदमी ने बोला हाँ और ना पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है। कोई भी जरूरत, जब कोई भी लॉ की जरूरत या कोई भी बात होती है तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी जरूरत उजागर होती है लोगों के दरमियान। हम टीवी में, न्यूज में प्रोटेस्ट करते हैं लोग, फिर वो क्या होता है, वो एक बिल बना के उसको पार्लियामेंट में, लोकसभा में पेश किया जाता है। वहां से जब वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होता है तो फिर वो राज्यसभा में जाता है। वहां से जब वो पास होगा तो फिर वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो इस तरह क्या होता है कि जब टू मेनी पीपल्स होते हैं तो इस तरह डिले होता है, किसी भी चीज के बारे में फैसला आने में डिले होता है। तो ये आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी वाले लोग कहते हैं कि इट इज इट इज अ डिमेरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। अच्छा, तो ये भी हम आगे इसका तोड़ समझेंगे। नंबर फोर्थ, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड टू बी बैड डिसीजंस। देखिए क्या है कि डेमोक्रेसी में चाहे वो एजुकेटेड पीपल हो या लीस्ट एजुकेटेड पीपल हो, रिच हो, पुअर हो, सबको पॉलिटिकल जो उसकी पॉलिसीज है उसमें इक्वल स्टेट सबको मिलता है। तो जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि काफी टाइम ऐसे लोग लीडर बन जाते हैं जिनको लोग के जो उनके इंटरेस्ट है उनके बारे में पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिसीजन ले लेते हैं। नंबर फिफ्थ आर्गुमेंट दिया जाता है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। देखिए कि ये कहा जाता है कि इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है। सरकारें जीतने के लिए डिफरेंट टाइप के घोटाले करती रहती है, या फिर कि हम अगली बार जीते या न जीते, वो इतना इस साल भ्रष्टाचार कर देती है कि अगले साल के लिए जो है बहुत सारा मतलब सारा मामला ही खराब हो जाता है। और नंबर 6 ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, जनता अपने फैसले, डेमोक्रेसी में जनता अपने फैसले खुद लेती है। तो यही जो अगेंस्ट में डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में उनको यही नहीं पता कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। तो क्या होता है, वो अपने बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये एक गलत मतलब तरीका है। कोई एक इंसान जिसको सारी चीजें पता होंगी उसी को लेना चाहिए। तो ये थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या फिर आप डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी कह ले या डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम जो है नेक्स्ट इन एक एक पॉइंट्स का तोड़ जो है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. अब देखिए इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद तो हमें यही लग रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, वो कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, या वो वाली गवर्नमेंट नहीं है जो हम लोगों ने सोची थी। बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन क्वेश्चन जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं या जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम से क्वेश्चन उसके बारे में ये नहीं है कि इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। तो लेकिन जो रियल क्वेश्चन है वो ये है कि डेमोक्रेसी क्या दूसरी उन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है जो इसके अलावा हमारे पास मौजूद है। यानी डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की इनसे बेहतर है। तो ये रियल लाइफ क्वेश्चन है जो हम फेस करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि डेमोक्रेसी क्या आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या डेमोक्रेसी एकदम मैजिकल सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि डेमोक्रेसी कितनी बेहतर है, नहीं। क्वेश्चन दरअसल ये है कि क्या डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उनसे बेहतर है कि नहीं है। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो जो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं इसके अगेंस्ट में, उनके लिए ये बात की सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी कोई ऐसा मैजिकल सॉल्यूशन या फिर कोई मैजिकल वांड तो है नहीं कि वो आएगी, डेमोक्रेसी को हम अडॉप्ट करेंगे और फट से जो है पूरी कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ऑन डिसीजंस। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों पर कोई रूल ना करे, लोगों को मतलब कोई दूसरा इंसान अपनी मर्जी ना थोपे, बल्कि डेमोक्रेसी में ये होता है कि लोग अपने फैसले खुद लेते हैं, या वो फैसले जिनसे लोग अफेक्ट होंगे वो लोगों से ही पूछकर, लोगों के कंसल्टेशन से ही वो फैसले लिए जाते हैं। तो ये है डेमोक्रेसी। ओके, दिस डज नॉट गारंटी दैट
डिसीजंस विल बी गुड। अब अच्छा, जब लोग इसमें फैसले लेते हैं तो ये भी जरूरी नहीं कि लोग एकदम परफेक्ट फैसले लें, गलतियां हो सकती हैं। पीपल कैन मेक मिस्टेक, इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजंस मेकिंग। और जब इतने सारे लोग इसमें मिलेंगे, जब सारे लोगों से पूछा जाएगा, डिफरेंट लोगों की राय जानी जाएगी, तो जाहिर सी बात है डिले होगा, टाइम लगेगी। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। और ये भी सही है कि डेमोक्रेसी में मतलब बहुत तेजी से लीडरशिप चेंज होती है। 5 साल कोई और है तो 5 साल कोई और हो सकता है। समटाइम दिस कैन नॉट सेच बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स इफिशियंसी। तो इस क्या होता है, कभी कभी इससे जो है गवर्नमेंट हमें जाहिरी तौर पर अफेक्ट, या फिर जो उसके बड़े बड़े फैसले होते हैं उसमें भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये सारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज इसमें पढ़ी कि डेमोक्रेसी का मतलब कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं होता कि हमने डेमोक्रेसी की छड़ी घुमाई, हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सारी के इसमें डिले भी हो सकता है, पीपल मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, लीडरशिप चेंज भी होती है, इसमें टाइम भी लगता है, और इलेक्टोरल कंपटीशन भी होता है। लेकिन इसके फायदे क्या है वो हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में। यानी अब जो लोग डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स कह ले डेमोक्रेसी के, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो हम लोग इसको डिफरेंट एग्जांपल से पढ़ेंगे। तो सबसे नंबर फर्स्ट एग्जांपल है चाइना का, चाइना फेमाइन। यानी चाइना में 1958 टू 1961 में एक फेमाइन आया था। यानी फेमाइन बोलते हैं सुखाड़ को, सूखा आया था, वहां पे भुखमरी हुई थी। वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में मोस्ट रिकॉर्डेड फेमाइन है। नियरली 3 करोड़ पीपल्स डाइड, तकरीबन 3 करोड़ पीपल इसमें जो है मरे थे। चाइना की पॉपुलेशन वैसे भी बहुत ज्यादा है। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमी वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन देखिए, गौर करने की बात यह है कि चाइना क्या है, हमारे पड़ोस में ही है। उस टाइम पे इंडिया की भी हालत इतनी सही नहीं थी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इंडिया में फिर भी क्या हुआ, चाइना जैसे फेमाइन नहीं हुआ, यहाँ पे इतने करोड़ लोग नहीं मरे। Economists think that this was a result of different government policies in the two countries। तो जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना है कि ये जो फर्क हमें देखने को मिला, ये 2 डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो दोनों देशों में है उसकी वजह से हमें देखने को मिला। यानी एक देश में तकरीबन मतलब हालत दोनों की एक जैसी ही थी। एक देश में तकरीबन 3 करोड़ के करीब लोग मर गए और एक देश में फिर भी कंट्रोल में रही सारी चीजें। तो इसकी वजह क्या है? If China too had multi-party election and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people not have to died in the famine। देखिए, point should be noted कि अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होती, वहां पे भी अपोजिशन पार्टी होती, वहां की प्रेस फ्री होती जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती, गवर्नमेंट को वहां पे अगर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट को हारने का डर होता। वो कम से कम हारने के ही डर से लोगों को देखती तो सही, लोगों को फूड अवेलेबल कराती। अपोजिशन पार्टी होती तो वो उसको क्रिटिसाइज करती। तो क्या होता, अगर ये सारी चीजें होती तो इतने हजारों करोड़ों लोगों को अपनी जान देनी नहीं पड़ती। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। तो इससे हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी देखने को मिला कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए बेहतर है क्योंकि वो लोगों के प्रति, अपनी पब्लिक के लिए या फिर जनता के लिए, दूसरे लोगों के लिए ज्यादा अकाउंटेबल है दूसरी गवर्नमेंट के कंपेयर में। यानी जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल है। अगर फूड अवेलेबल नहीं है कंट्री में तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो फूड अवेलेबल कराए। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग को यहाँ क्या मिला, फर्स्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये हमें देखने को मिला। तो चलिए सेकंड पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जो अगेंस्ट में उसके आर्गुमेंट थे कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा क्या होता है, डिले होता है, बहुत सारे कंसल्टेशन होने की वजह से, लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से डिले होता है। तो चलिए उस पॉइंट को भी देख लेते हैं।
डेमोक्रेसी जैसे अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी कंसल्टेशन और डिस्कशन पे बेस्ड है। कोई भी चीज एकदम से एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कई सारे लोगों से मशवरा लिया जाता है, तब कहीं जाके कोई लॉ, कोई कानून बनकर निकलता है। When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes in any decision. तो यही बात है कि जब बहुत सारे लोग किसी एक चीज पर क्या करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, तो क्या होगा कि वो उससे पॉसिबल मिस्टेक्स जो है वो उससे निकालने में, मतलब जो डिसीजन आएगा उसमें कम से कम मिस्टेक्स होंगी। दिस टेक टाइम बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इज टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रेश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। ये क्या है कि इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन इससे क्या होगा कि जो एक इररिस्पॉन्सिबल और एक गलत किस्म का जो डिसीजन आएगा और जो उसमें बड़ी बड़ी गलतियां होंगी, वो क्या होंगी, उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। जब बहुत सारे लोग जो है अपना दिमाग लगाएंगे तो वो हर तबके का, जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट मजहब से, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट जेंडर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, डिफरेंट स्टेट से, तो जब सब लोग मिलके उसमें दिमाग लगाएंगे तो एक ऐसा फैसला निकल कर आएगा जो सबके हित में बेहतर होगा। सो वी हैव क्या सेकंड आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी के दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। के कंसल्टेशन और डिस्कशन की वजह से डेमोक्रेसी जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। वहीं पर अगर डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में कोई फैसला ले लिया जाए, एक इंसान बस अपनी देख रहा है कि इसमें मेरा फायदा क्या है या जिसका डोमिनेशन है उसका फायदा क्या है, अदरवाइज दूसरे लोग जाए भाड़ में। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो फैसला आता है वो एक क्वालिटी डिसीजन निकल कर आता है जिसमें कम से कम गलतियां होती हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ ली, टू आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ लिया। अब हम नंबर थर्ड आर्ग्यूमेंट पर आते हैं कि इन एनी सोसाइटी आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। They look at the world differently and have different preferences. The preferences of one group clash with those of other groups. How do we resolve such conflict? देखिए, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, ये हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा कि जो इंडिया की फिजिकल फीचर हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। मतलब जितने वर्ल्ड में जितने टाइप के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जितने टाइप की लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, वो एक हमारी कंट्री इंडिया में पाई जाती है। यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यूज हैं, यहाँ पर प्लेन्स हैं, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर घाट्स हैं। मतलब जितनी लैंडफॉर्म्स पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं वो हमारी इंडिया में पाई जाती है। और इसी तरह क्या है, यहाँ के पीपल हैं, यहाँ की पब्लिक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिलीजन, डिफरेंट टाइप के कास्ट, डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो है यहाँ पर, डिफरेंट कल्चर को मानने वाले, डिफरेंट कस्टम्स को पहनने वाले यहाँ पे लोग जो है पाए जाते हैं। तो क्या होगा, ऐसे में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जब डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रहेंगे, डिफरेंट मजहब के लोग एक साथ रहेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड की तकरीबन सभी कंट्रीज में डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं और हर कंट्री में किसी एक मजहब का, किसी एक रिलीजन का, किसी एक लैंग्वेज का, किसी एक पर्टिकुलर कस्टम का, कल्चर का क्या है, डोमिनेशन है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हिंदुइज्म का डोमिनेशन है, तो ऐसे में झगड़े होंगे। लेकिन एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें क्या होगा कि वो झगड़ों को ब्रूटल पावर के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी वो जो दूसरे अदर ग्रुप है, जो लोग माइनॉरिटी में है, उनको क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे। उनको जो मेजोरिटी में जो मोर पावरफुल ग्रुप है वो उनको डिक्टेट करेंगे और उनको जबरदस्ती मारपीट के उनको बिठा देंगे, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, इससे लोगों के अंदर क्या होगी, अनहैप्पीनेस बढ़ेगी, रेस्टमेंट बढ़ेगी। तो इससे हमारे देश की जनता जब अनहैप्पी रहेगी तो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो डेमोक्रेसी में सिर्फ डेमोक्रेसी ही ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके पास इस चीज का सॉल्यूशन है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कि सिर्फ डेमोक्रेसी ही इसका पीसफुल सॉल्यूशन बताती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर, नो वन इज अ परमानेंट लूजर, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। तो डेमोक्रेसी में जब, जैसे कि हम देखते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट आ जाती है, जो डोमिनेट हो जाता है, या फिर जो डोमिनेंट होते हैं उन्हीं की गवर्नमेंट होती है,
तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर आज कोई है तो कल कोई और है, ना कोई परमानेंट विनर है ना कोई परमानेंट लूजर है। आज इस पर्टिकुलर रिलीजन का है तो कल उस रिलीजन का, आज इस कास्ट का है तो कल उस कास्ट का, आज इस स्टेट से है तो कल उस स्टेट से है। तो इस वजह से क्या होता है, सब लोग आपस में पीसफुली रह पाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, थर्ड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कि डेमोक्रेसी हमें एक ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि हमें डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट से डील करने में हमारी हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई द डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ थ्री पढ़ लिए आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life। देखिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोगों ने फीचर्स में भी पढ़ा था और हम लोगों ने उस टाइम भी पढ़ा था कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो है जो अपने आप को ये मतलब प्रिटेंड करती हैं कि वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। जैसे कि चाइना है, वो प्रिटेंड करता है, इलेक्शन भी कराता है, चाइना में इलेक्शंस भी होते हैं, पार्लियामेंट भी है। लेकिन एक चीज जहां बड़े से बड़े जो है जिसको मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो क्या है, जिसको वो नहीं फॉलो कर पाते, वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर सिटीजन। तो ये एक ऐसा फीचर था डेमोक्रेसी का जहां पे अच्छे अच्छों की पोल खुल जाती है कि वो क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये जो थ्री आर्ग्यूमेंट्स अब तक पढ़े हम लोग, ये गवर्नमेंट के मुतालिक से थे, सोशल लाइफ के ताल्लुक से थे ये। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज द गवर्नमेंट does to the government, it is about what democracy does to the citizen। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है वो डेमोक्रेसी के लिए वो ये है कि डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट में क्या करती है ये नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स के साथ क्या करती है। दिस इज द मेन क्वेश्चन और दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को ही सारा मतलब सिटीजन्स का ही राज होता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटी इक्वालिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है, यानी कोई भी इंसान जो है वो पॉलिटी में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो एजुकेटेड हो या लीस्ट एजुकेटेड हो, रिच हो पुअर हो, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन दी गवर्नमेंट और इलेक्शंस। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स के साथ क्या करती है। जैसे कि हम लोगों ने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी इसमें पूरा जनता के ही चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन अगर हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो वहां पे जनता के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डिक्टेटरशिप वाले तो मतलब बिल्कुल ही डिक्टेटर होते हैं। मोनार्की में आपकी कोई राय आपको पसंद है ना पसंद है, आपका अप्रूवल डिसअप्रूवल कोई चीज मैटर नहीं करती। जो डिक्टेटर है, जो किंग है, जो भी कह ले, लाइफ लॉन्ग है, एकदम अपनी मर्जी से अपना काम किए जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूरल, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। देखिए सबसे बड़ी लाइन है कि पीपल जो है सिर्फ वो ये नहीं कि जनता जो है वो सिर्फ उस पर शासन करने के लिए बना है, जो एक इंसान जो है सत्ता में जाके बैठ जाए और उनपे हुक्म चलाए, नहीं, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। डेमोक्रेसी में जनता अपना रूलर खुद होती है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। और इवन कि अगर वो कोई गलत, मिस्टेक्स का मतलब क्या है कि वो कोई गलत इंसान को वोट दे ले, किसी को मतलब पता नहीं लगता है ना कि हम बाहर से तो बहुत मॉरल दिख रहे हैं कि किसी गलत इंसान को हम वोट दे के उसको आज सत्ता में चेयर पर बिठा दे, लेकिन हमें क्या बाद में पता लगे कि ये इंसान तो ठीक नहीं है। तो अगर वो मिस्टेक्स भी करते हैं तो वो अपने मिस्टेक्स के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या मिला कि फोर्थ आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी को, उनकी इम्पोर्टेंस को वो जो है बढ़ावा देता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में सिटीजन्स ही सब कुछ होते हैं। सिटीजन्स के अप्रूवल के बगैर कोई लॉ, कोई कानून नहीं बन सकता। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि डेमोक्रेसी इज बेटर form of government than other any form of government. Okay, finally democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake। देखिए अब तक हम लोग मिस्टेक की बात करते आ रहे थे
कि लोग जो है मिस्टेक कर सकते हैं, लोग अपने मिस्टेक के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोग अगर मिस्टेक कर ले, अगर हमसे गलती हो जाए तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, देयर इज ए स्पेस ऑफ पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स। कि लोगों से गलती हो सकती है, वो गलत इंसान को वोट दे सकते हैं, वो मतलब वोट देने के बाद वो जब सत्ता में आया तब पता लगा कि इंसान का दिमाग दुरुस्त नहीं है। तो लोगों के पास क्या है कि एक स्पेस है, जगह है। डिक्टेटरशिप की तरह नहीं है कि बन गया तो बन गया, आप कोई स्पेस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में किस स्पेस है, एंड देयर इज अ रूम फॉर करप्शन। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। लोगों के पास जो है क्या है, यहाँ पे एक रूम है, पार्लियामेंट है मिस्टेक्स पे डिस्कशन करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि या तो रूलर अपना जो डिसीजन है उसको चेंज कर ले, जो वो गलत डिसीजन ले रहा है, या तो उसको चेंज कर ले, अदरवाइज हम रूलर ही चेंज कर देंगे। दिस कैनॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और या आपको किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से अगेन के डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। तो अब आप लोगों ने समझ लिया आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में क्या क्या फर्क है। तो होप सो कि आप लोगों को इन दोनों के फर्क समझ में आ गए होंगे, और अगेंस्ट के एक एक पॉइंट लेके हम लोगों ने उसको तोड़ तोड़ के इसमें समझा। तो होप सो कि आप लोगों को डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए अब तक हम लोगों ने पूरा डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझ लिया। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स, डेमोक्रेसी के डिफरेंट डेफिनेशंस, डेमोक्रेसी के अभी हम लोगों ने आर्गुमेंट्स, उसके सपोर्टर्स और उसके जो अगेंस्ट में लोग हैं, सबकी बात सुन ली और सबके आंसर्स भी करते हुए आ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग है, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी मीन्स इट इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जिंदगी जीने का तरीका है, एक इंसानियत का तरीका है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. कि इस चैप्टर में जो हम लोगों ने डेमोक्रेसी को पढ़ा, एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, और इन सारी चीजों से हमें देखने को मिला कि एटलीस्ट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है, उसके मिनिमल फीचर होते क्या है, कि किस तरह के उसके अंदर फीचर, साइंस और सिम्टम पाए जाते हैं। ओके, The most common form that a democracy takes in our time is that of a representative democracy. अच्छा, जो आज के टाइम में हम थोड़ा सा इंडिया पे आ जाते हैं, या फिर जो आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव यानी वो लोग जिनको हम लोग चुनकर भेजते हैं, जो हमारे रूलर्स है, जो इलेक्टेड रूलर्स है। रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं उनको हम लोग जो जिन लीडर्स को हम लोग चुनकर भेजते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। अब मान लीजिए, देखिए हमारी पूरी कंट्री है, इंडिया है। इंडिया में क्या है, डिफरेंट स्टेट्स है, हर स्टेट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये हम लोगों ने किसमें, क्लास 8 में भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसीज होती हैं, जहां से रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर आते हैं। यानी कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इस पूरी बड़ी सी कंट्री को हम लोग जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ से हर पार्ट से एक एक कॉन्सिक्वेंसी से हर एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आता है, और वो कहाँ जाता है, वो पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा में जाता है। तो इसी तरह जो हमारी कॉन्सिक्वेंसी, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो कॉन्सिक्वेंसी, जहाँ से आपका डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स खड़े होंगे, आप उनको वोट देंगे, जो उसमें जीतेगा वो कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। तो वो आपके एरिया के लोगों के जो फैसले हैं, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो जरूरतें हैं,
उसको उनका जो इंटरेस्ट है उसको पार्लियामेंट में कहेगा। तो यही होता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये जरूरी क्यों है आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में इसको क्यों अडॉप्ट किया गया है? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, हम लोग जो है डायरेक्टली, जैसा डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि जनता का रूल है, जनता इसमें अपने फैसला खुद लेती है। अब जनता का मतलब ये तो नहीं है कि एक एक इंसान जाके जो है वहां डेमोक्रेसी में ये अपना अप्रूवल देगा, हर इंसान जो है कहेगा यस यस और नो, यस और नो, हर इंसान जा जाके कहेगा। तो इतना क्या है, ये फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है। आप किसी फैसले पे पूरी जनता को जो है आप लोग जमा करें एक जगह, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, लोगों के पास मतलब हर इंसान के अंदर ये स्किल नहीं होती, और न ही लोगों के पास इतना टाइम है। लोग अपना काम करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कई हजार लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कई गांव को मिला के, कई एरियाज को मिला के, कई टाउन्स को मिला के कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा जाता है पार्लियामेंट में, जो उस पूरे एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स व्हाई वी से के वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, और यही मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इतने सारे लोगों को एक साथ जमा करना एक जगह पॉसिबल नहीं, फिजिकली इम्पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाई हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करता है और हमारी बात वो पार्लियामेंट में कहता है। ओके, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, देखिए होप सो कि आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी समझ में आ गई होगी कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये वे ऑफ लाइफ है। सम टाइम वी यूज डेमोक्रेसी फॉर गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन आल्सो अप्लाई डेमोक्रेसी इन फैमिली। देखिए, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को हम न सिर्फ गवर्नमेंट में, बल्कि हम लोग इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, हम लोग ऐसा होता है ना कि कोई चीज, कोई नया रूल, कोई नया प्रिंसिपल बनाना हो तो सारे लोगों से पूछा जाता है, फिर जो मेजर डिसीजन निकल के आता है फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको फैमिली में भी, फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा होता है कि सभी लोगों से पूछा जाता है, जिसमें सबका अप्रूवल होता है, उस चीज को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इट इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समटाइम वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम। अब देखिए, इस चीज को समझिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डेमोक्रेसी को क्या समझ लेते हैं, मैजिकल सॉल्यूशन समझ लेते हैं। लोग इसको एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी, अगर आप बुक आपके सामने खुली हुई होगी, नहीं खुली तो खोल लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी को कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कोई भी इंसान आज भूखा नहीं सोएगा, या कि सब लोग एजुकेटेड होंगे, सबको रोजगार मिलेगा, कोई गरीबी नहीं होगी, कोई मारधाड़ नहीं होगी। इसको डेमोक्रेसी का मतलब ऐसे आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ लेते हैं। तो अगर आप ऐसे आइडियल्स को अगर आप सीरियसली लेंगे तो आप क्या पाएंगे, देयर नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। तो आपको, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको कोई भी कंट्री जो है आपको आपके इस आइडियल पे खरी उतरती हुई नहीं नजर आएगी। Yet an understanding of democracy as an ideal remind us of why we value democracy। अच्छा, इस आइडियल से हमें इतना तो समझ में आता है कि ये चीजें हमारे लिए इसलिए, मतलब इन चीजों को हम रखते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए वैल्यूबल क्यों है। इट enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy। देखिए, ये जो सारी ये आइडियल्स हैं और ये जो मतलब जो डेमोक्रेसी को कहा गया है कि न सिर्फ गवर्नमेंट में इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बल्कि फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज हो सकती है। तो इससे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि, या फिर हम लोगों को एक चीज की समझ आती है कि हम लोग इस चीज में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि एक मिनिमल डेमोक्रेसी क्या है और एक गुड डेमोक्रेसी क्या है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने नए टॉपिक को समझा, नए टॉपिक को देखा कि एक तो ये क्या, हम डेमोक्रेटिक हो गए, हम लोगों ने फीचर्स अडॉप्ट कर लिया, हम लोगों ने कानून बना दिए, जनता का शासन है। एक ये है कि बस लीस्ट से बस एक नाम की डेमोक्रेसी। दूसरी क्या है, गुड डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के जो गोल हैं, जो उसके आइडियल्स हैं, उनको अचीव करना, उनको पूरा करना। तो ये क्या है, इससे हमें क्या पता लगता है इन आइडियल्स से, एक गुड डेमोक्रेसी और मिनिमल डेमोक्रेसी में फर्क देखने को मिलता है। दिस आल्सो मीन दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब ये भी है कि कोई भी कंट्री जो है वो क्या है, परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जो फीचर्स हम लोगों ने, जो आर्गुमेंट्स वगैरह जो हम लोगों ने इस
चैप्टर में समझे, उससे हमें क्या मिला कि जो एक मिनिमम कंडीशन, जो मिनिमम से मिनिमम कंडीशन, जो एटलीस्ट कंडीशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, वो हम लोगों ने देखी। दैट डज नॉट मेक टू इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। लेकिन जो हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी वो एक मिनिमम कंडीशन है, मतलब एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। लेकिन इससे क्या है कि ये डेमोक्रेसी को आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाती है, आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने डेमोक्रेसी को अचीव किया। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज दैट आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हर डेमोक्रेसी जो है वो जो आइडियल्स है उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। व्हाट वी डू एज सिटीजन कैन मेक डिफरेंस टू मेकिंग अवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। अब देखिए बात आगे, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट सिटीजन। तो हम एज ए सिटीजन कैसे अपनी कंट्री को मोर और लेस डेमोक्रेसी बना सकते हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी कि द फेट ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। तो इसको डेमोक्रेसी की वीकनेस कह ले या इसको स्ट्रेंथ कह ले कि डेमोक्रेसी सिर्फ उस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि रूलर्स क्या कर रहे हैं, बल्कि सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी कितना फॉलो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी के फीचर्स को कितना मान रहे हैं, ये सिटीजन्स पे भी डिपेंड करता है। तो एक सिटीजन ही होता है जो अपनी कंट्री को मोर डेमोक्रेटिक और या लेस डेमोक्रेटिक बनाता है। अब देखिए एज ए सिटीजन हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कई तरह के डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं। तो हम एज ए सिटीजन, जो गवर्नमेंट है उसने तो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में काम करती है, लेकिन हम क्या है एज ए सिटीजन हम उसको मान ही नहीं रहे। हमने अंदर अपने लेवल पर धींगा मुश्ती मचा रखी है, हम मारधाड़ किए जा रहे हैं, ये सब करें। तो इससे क्या होगा, हमारे कंट्री जो है वो नाम को तो डेमोक्रेसी हो जाएगी लेकिन वो एक गुड डेमोक्रेसी कभी भी नहीं होगी। तो एज ए सिटीजन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपनी कंट्री को मोर डेमोक्रेटिक बनाते हैं, लेस डेमोक्रेटिक। अब हम लोग सिटीजन लेवल पे, डेली लाइफ लेवल पे ये एक्सेप्ट कर ले कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और हम सबके साथ इक्वली बिहेव करेंगे, किसी के साथ उसके कास्ट रिलीजन के आधार पर भेदभाव, मारपीट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो तभी जाके हमारी कंट्री क्या बनेगा, एक गुड डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी। ओके, दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। तो यही वो खास चीज भी है, ये जो सिटीजन्स की बात आती है यही वो खास चीज भी है कि जो डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करती है। क्योंकि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ रूलर्स क्या करते हैं ये मैटर करता है, उसमें सिटीजन्स क्या करें, अब वो तो सिटीजन क्या करें, उनको बस रूलर्स को ही फॉलो करना होता है। तो ये डेमोक्रेसी जिसमें सिटीजन्स क्या कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो वही जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी रूल है, वो मतलब वो सिटीजन्स को ये अलाउ ही नहीं करते कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, उनके हाँ ना अप्रूवल कोई मैटर ही नहीं करता। तो दैट इज वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसी वजह से जो स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी है वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे फोकस करती है। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो आपको यहाँ पे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखने को समझ में आया होगा, होप सो, कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी क्या है, वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का तरीका है। आप डेमोक्रेसी न सिर्फ अपनी मतलब सिर्फ पूरी कंट्री लेवल पर, सिर्फ पॉलिटिक्स लेवल पर, बल्कि हम इसको ऑर्गेनाइजेशन में भी, अपनी फैमिली लेवल पे भी, क्लासरूम लेवल पे भी जो है, क्लासरूम भी आप लोगों की एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम हो सकती है ना, कि जब कोई भी न्यू रूल बनाना हो आपको क्लास के लिए तो आप सारे बच्चों से अप्रूवल लेंगे, तो जो मेजर डिसीजन निकल कर आएगा तो उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आगे अपनी क्लास का रूल बनाएंगे। मॉनिटर जो है वो सारे लोगों से पूछ सकता है, एक तरह से मतलब इलेक्शन करवा दिया आपने अपनी क्लास में। तो सो दैट्स व्हाई इट इज द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका है। और दूसरा हम लोगों ने गुड डेमोक्रेसी, बैड डेमोक्रेसी को पढ़ा। तो गुड डेमोक्रेसी, लेस डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, बैड डेमोक्रेसी नहीं, लेस डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी को हम लोगों ने पढ़ा। एक तो डेमोक्रेसी की बस हाँ कंडीशंस अप्लाई कर ली, गवर्नमेंट ने कहा कि हम डेमोक्रेटिक है, बस डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट ही काम करी।
लेकिन अगर हमें गुड डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है या फिर हमें चैन से जीना है और उन आइडियल्स को, उन गोल्स को अचीव करना है, तो हमें एज ए सिटीजन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको हमें फॉलो करना होगा। न सिर्फ हम अपने फंडामेंटल राइट का हंगामा करेंगे बल्कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी पूरी तरीके से निभाएंगे। तो बच्चों, हो गया इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त। होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने आजू बाजू वालों को, अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स को, उनके साथ उनको जरूर बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी क्वेश्चन आंसर की वीडियो। तो चलिए बच्चों, तब तक पढ़ते रहिएगा एंड जो जितने वीडियो नेक्स्ट आती है आप लोग पिछला रिवाइज करते रहा कीजिए, क्योंकि अगर आप या फिर बुक रीडिंग कर लिया कीजिए। बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, बुक में बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, कार्टून्स हैं, वो आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। स्टोरीज दी हुई हैं, तो वो डिस्क्लेमर है आपके लिए कि आप उन सारी चीजों को रीड कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।